नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फ्रेश एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की खबरों की। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल्टी सेक्टर के अहम मुद्दों का। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। नदी बाढ़ क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए नोएडा अथॉरिटी का बड़ा कदम। नदियों के किनारे अवैध फार्म हाउस बनाने वाले सावधान। नोएडा में यमुना किनारे फ्लड एरिया में बने 55 से ज्यादा अवैध फार्म हाउसों और निर्माण को किया गया ध्वस्त। भारी पुलिस बल के साथ नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई में करीब 1.5 लाख वर्ग फीट में अनुमानित 55 करोड़ की संपत्ति का ध्वस्तीकरण। मुंबई में घरों की बिक्री के मामले में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। मुंबई बीएमसी क्षेत्र में इस साल मई के महीने में 9,523 घरों का हुआ रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र सरकार को हासिल हुआ 709 करोड़ का राजस्व। घरों की बिक्री में 54% 1 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत के घर। 500 से 1000 स्क्वायर फीट के घरों की रजिस्ट्री 48% रही। कुल रजिस्ट्रेशन में 85% रेजिडेंशियल और 10% कमर्शियल प्रॉपर्टी। देश के टॉप 8 शहरों में तिमाही आधार पर 1% बढ़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री। इस कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही में बिना बिके घरों का आंकड़ा पहुंचा 9 लाख यूनिट के पार। कुल बिना बिके घरों का 50% हिस्सा एनसीआर और एमएमआर में। एमएमआर में सबसे ज्यादा 32%, तो एनसीआर में 18% और पुणे में 14% का अनसोल्ड स्टॉक। इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स और डाटा एनालिटिक फर्म लाइसिस फोरास के जॉइंट रिपोर्ट हाउस प्राइस ट्रैकर में खुलासा। रियल एस्टेट के बेस्ट ब्रांड में पहले पायदान पर शोभा डेवलपर्स। देश के हर रीजन से टॉप रियल्टी डेवलपर्स के नाम। ट्रैक टू रियल्टी की सालाना ब्रांड एक्स रिपोर्ट पर प्रॉपर्टी प्लस में एक्सक्लूसिव चर्चा। अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। प्रॉपर्टी प्लस में हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने एक एक दर्शक को रियल्टी सेक्टर के वास्तविक ट्रेंड से रूबरू कराएं। सभी चाहते हैं कि रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े, नॉन सीरियस या गड़बड़ी करने वाले डेवलपर्स घटें और साफ सुथरे कमिटेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़े। लोगों को क्लीन डील्स मिलें और घर खरीदने के लिए 1000 बार सोचना ना पड़े। लेकिन ऐसा हो कैसे? ऐसा तभी होगा जब कैब, फूड या दूसरे प्रोडक्ट की तरह हर घर खरीदार अपने डेवलपर्स और प्रोजेक्ट क्वालिटी से जुड़े अनुभव को सार्वजनिक करेगा। फिलहाल तो इसको लेकर जागरूकता कम है, हालांकि कुछ तरीके हैं जो आपकी चेकलिस्ट में मददगार साबित हो सकते हैं। रेटिंग एजेंसी ट्रैक टू रियल्टी अपनी सालाना ब्रांड एक्स रिपोर्ट जारी कर रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी प्लस में हम एक्सक्लूसिव आपको बताने वाले हैं कि बीते साल कौन से डेवलपर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तमाम पहलुओं को देखते हुए उनकी रेटिंग क्या रही। रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, सीईओ पूर्वांकरा। हमारे साथ हैं विकास वधावन, ग्रुप सीएफओ, हाउसिंग, मकान और PropTiger.com। और हमारे साथ जुड़े हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आते हैं। वैसे तो किसी भी डेवलपर्स का पूरी तरह से पाक साफ होना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन आपकी रिपोर्ट से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। इस साल की ब्रांड एक्स रिपोर्ट की अगर मेजर ट्रेंड की बात करें तो वो क्या है? क्या पैमाना होता है एक ट्रस्टेड ब्रांड को परखने का, और पैन इंडिया कौन से प्लेयर्स लीड करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हम बेसिकली अगर मोटे तौर पे बात करें, हम 10 पैरामीटर पे ब्रांड को एवेलुएट करते हैं, लेकिन देखने का जो नजरिया है वो 3 लेवल पे है। पहला ये है डेवलपर की फिस्कल एफिशिएंसी कैसी है, क्या उसके प्रोजेक्ट पैसे की कमी की वजह से रुकते हैं या नहीं। दूसरा, प्रोडक्ट एफिशिएंसी कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो बायर के एस्पिरेशंस को पूरा कर रहा है। और तीसरा हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, पोस्ट पोजीशन हैंडओवर कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है। इन 3 एस्पेक्ट को देखते हुए हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से डेवलपर लीड कर रहे हैं और कौन से डेवलपर लैगिंग्स हैं। इस साल के मेजर ट्रेंड की जो आप बात पूछ रहे हैं, सबसे मेजर ट्रेंड ये है कि ये जो पोस्ट कोविड एक के शेप रिकवरी की बात हो रही थी, वो पूरी तरह इंडस्ट्री एक्सेप्टेड रियलिटी बन चुकी है। आज कुछ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैं मार्केट में, तकरीबन आप कह सकते हैं 25 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स है वो बहुत ही बुरे दौर में है। तो ये जो के शेप रिकवरी है, जिसमें अच्छे ब्रांड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, क्या ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इस पर हम फर्दर बात कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो एक ट्रेंड और निकल कर आता है वो कि ब्रांड को पूरी तरह कंट्रोवर्सी फ्री होना पड़ेगा। हमारे लास्ट ईयर के जो नेशनल ब्रांड लीडर थे, उनके परफॉर्मेंस में एज सच कोई बहुत फर्क नहीं आया है पिछले फिस्कल ईयर और इस फिस्कल ईयर में, लेकिन एक मेजर कंट्रोवर्सी की वजह से वो इस बार नंबर 2 ब्रांड बन गए हैं। तो जो भी ब्रांड है उनको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहें। और उसमें मैं मुंबई के एक डेवलपर का एग्जांपल देता हूं जो पहली बार हमारे नेशनली टॉप 10 में आए हैं।
इस डेवलपर ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये एक्सेप्ट किया कि पिछले फिस्कल ईयर में उन्होंने क्या गलतियां की थी और उन गलतियों से क्या सीखा है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेंड हमने नोटिस किया है, क्योंकि रियल एस्टेट में हम देखते हैं आमतौर पर डेवलपर्स अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के लेवल पर परफॉर्म नहीं किया है, जिन्होंने एक आइकॉनिक ब्रांड बनाने के लिए मार्केटिंग स्पेंड काफी किया है, लेकिन प्रोडक्ट के लेवल पर बायर के सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट नहीं कर पाए हैं, वो हमारे टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं। तो मोटे तौर पे हम जब देख रहे हैं डेवलपर्स को, तो 20 से 25 प्लेयर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, इंडस्ट्री में के शेप रिकवरी की बात हो रही है, क्या बड़े ब्रांड्स सिर्फ अपनी इन्वेंट्री सेल कर पाए हैं या फिर उन्हें अपने ब्रांड का प्रीमियम भी मिला है? दीपक जी, आपका सवाल बहुत ही टाइमली है, और मैं के शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप पे कमेंट नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो रवि जी ने बोला, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो अच्छे ब्रांड है वो अपने आप को मार्केट में वापस एस्टैब्लिश कर पाए इस डिफिकल्ट मार्केट में। उनका प्रोडक्ट्स और उनके लॉन्चेस में हमने देखा है सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छा देखा गया है। कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स के लिए सर्च कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो जानने वाली बात है, जब हम ब्रांड की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिफरेंट थिंग्स दीपक जी। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी, एंड तीसरा है प्रोडक्ट डिलीवरी, राइट। तो जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डेवलपर कितना ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, किस लोकेलिटी में है, उसके क्या प्राइसिंग है एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट, एंड उसके बाद उस डेवलपर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को लेके, क्या उसने टाइमली डिलीवरी की है पास्ट में या नहीं की है। अगर कस्टमर के एक्सपीरियंसेस पास्ट के बुरे हैं तो वो डेवलपर अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कस्टमर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ये चाहिए कि मैं जो खरीद रहा हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट सम्स ऑल what brand means for a customer when he buys a real estate। तो जो अच्छे ब्रांड हैं, जिन पे कॉन्फिडेंस है कस्टमर का, उनका माल बिक रहा है, काफी अच्छे से बिक रहा है, और उन्होंने प्रीमियम भी कमांड किया मार्केट। अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। आपकी अगर ब्रांड की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ऐसी क्या रणनीति आपने अपनाई है जिससे ब्रांड को और बेहतर करने में मदद मिली है? दीपक, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। देखिए, कोई भी ब्रांड, जैसा रवि ने कहा और विकास ने कहा, एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कई चीजें करनी होती है, उसके एडवांटेजेस कई होते हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज है कि आपकी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लेवल कैसी है। दूसरा, जो मैं पूरा सहमत हूँ रवि से और विकास से, जिसमें आप डिलीवरी की बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी हाई है और कस्टमर एक्सपीरियंस हाई है, जिसमें आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, और जैसे हम एज ए इंडस्ट्री लास्ट कई सालों से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थे, स्पेशली कोविड के टाइम पे काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पे थे। उस समय अगर आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हैं सभी स्टेक होल्डर्स को, नॉट जस्ट खाली कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रेपुटेशन ब्रांड की बनती है जिसमें आप कम्युनिकेशन सबके साथ करते हैं और क्लियरली बताते हैं ये हमारा चैलेंज है और हम इसको मिटिगेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप एक्शन करते हैं, तो अपने आप एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है मार्केट। सो आई थिंक वो जो इंटेंट और इंटेग्रिटी और जो गवर्नेंस वाली बात है, वो सबसे पहले मुद्दे वाली चीज है। उसके आगे फिर सब कुछ अपने आप एंगेजमेंट से बैठता है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने गवर्नेंस में, बोर्ड में काफी काम किया है, जिसमें डायरेक्शन है, इंटेग्रिटी है। दूसरा, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज किया है, जिसमें हमने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, पीएनएल वाइज सीईओ और पीएनएल हेड्स लाए, तो प्रोफेशनलाइज किया कंपनी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने सिस्टम्स, प्रोसेसेस लाए, आईबीएम को लेके आए स्केल अप करने के लिए ऑपरेशंस, और आज हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी वेरी वेरी रोबस्ट है, और जिसके ऊपर आप आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स एज अ ब्रांड हमने लिए हैं लास्ट 2 years में टू रियली स्केल अप अ ब्रांड। रवि जी, बायर्स के मूड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि नहीं? क्या ब्रांडेड डेवलपर्स को लेकर बायर्स फोकस्ड हुए हैं या फिर अब भी प्रायोरिटी के हिसाब से ही घर की खरीदारी हो रही है?
सबसे बड़ी आयरनी इस बिजनेस में यह है कि डेवलपर्स ने ओवर द ईयर्स, और इसमें बड़े छोटे सारे डेवलपर्स हैं, कंज्यूमर के इंटेलिजेंस को बहुत इंसल्ट किया है। आप जो इंडस्ट्री में नैरेटिव दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस, प्राइसेस आर एट रॉक बॉटम, आज का एक एवरेज होम बायर ये सवाल पूछता है कि जब हमारी अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, हमारे सैलरी और जॉब लॉसेज हो रहे हैं, ऐसे में इंडस्ट्री नैरेटिव जो निकल कर आ रहा है, तो आज का ये होम बायर जो है इस इंडस्ट्री पे, इस सेक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। आपको बायर का अगर ट्रस्ट जीतना है, देखिए 25 प्लेयर अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड इन्वेंट्री है। ज्यादातर जो लिस्टेड प्लेयर हैं एक लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ बैठे थे, उन्होंने उसका प्रीमियम भी लिया है और सेल कर लिया, और थोड़ा सा फायदा उनको इस बात का भी मिला कि पोस्ट कोविड प्राइसेस थोड़े कम थे तो इन्वेस्टर मार्केट में वापस आ गए थे। लार्जली अगर आपको बायर सेंटिमेंट विन करना है तो आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और आज भी ये सेक्टर जो है बायर के इंटेलिजेंस की को इंसल्ट करता जा रहा है। विकास जी, बड़े ब्रांड्स का परफॉर्मेंस बढ़ा है, लेकिन बड़े ब्रांड्स लिमिटेड हैं। क्या ये पैन इंडिया मार्केट को सर्व करने में सक्षम हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो रीजनल मार्केट में भी तमाम बड़े डेवलपर्स, तमाम अच्छे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो टॉप ब्रांड्स हैं जो अब एक्सपेंड कर रहे हैं, रीजनल मार्केट में जा रहे हैं, इन ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो क्या ये सक्षम है देश भर की हाउसिंग की मांग को देखते हुए? तो दीपक जी, इसमें दो तीन चीजें हैं जो देखने वाली है। पहला, जो रवि जी का रिपोर्ट है वो आई थिंक उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो 10 डिफरेंट पैरामीटर्स को ये ट्रैक करते हैं। मुझे नहीं पता वो 10 डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या वेटेज है, किस बेसिस पे ये रेटिंग डिसाइड होती है। लेकिन अगर हम जिस हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म्स पे डेवलपर को देखते हैं और जिस तरह से डेवलपर्स ग्रो कर रहे हैं, नेशनल डेवलपर की बात करें तो अब मैं आपकी बात से सहमत करता हूं, नेशनल डेवलपर्स बहुत ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं। पूर्वांकरा अभिषेक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग है, साउथ में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरी ज्योग्राफीज में। कुछ ही डेवलपर्स हैं जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं, जो एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी और पैन इंडिया लेवल पे स्केल कर पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स ऑल अक्रॉस इंडिया आर फोकसिंग ऑन फ्यू ज्योग्राफीज। कुछ स्टेट्स में या कुछ शहरों में वो सिमटे हुए हैं और बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम हर डिफरेंट माइक्रो मार्केट या हर डिफरेंट सिटी में जाके देखें, हर सिटी में काफी सारे डेवलपर्स हैं जो उस सिटी के बहुत अच्छे जाने माने डेवलपर माने जाते हैं, और उनका माल बिकता है और वो अपना लॉन्चेस में प्रीमियम भी उठाते हैं और कस्टमर उनके लॉन्चेस का वेट भी करता है। हो सकता है शायद वो डेवलपर रवि जी की टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, ब्रांड कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से वो अपनी माइक्रो मार्केट में काफी अच्छा होल्ड रखते हैं और वो डिलीवर भी करते हैं। तो पैन इंडिया में डिलीवरी करने के लिए बहुत सारे डेवलपर सक्षम है या नहीं है? मेरा मानना है कि नहीं है। शायद गिने चुने डेवलपर है जो पैन इंडिया ऑपरेट कर सकते हैं, और वो हम वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर टिप्स। बट डिफरेंट शहरों में बहुत सारे डेवलपर हैं जो इस डिमांड को टैप करके डिलीवर कर सकते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रांड क्यों ज़रूरी है किसी रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए, और ब्रांड रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है होम बायर्स के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में। ब्रांड रेटिंग किस तरह से डेवलपर और होम बायर्स दोनों को फायदा पहुंचा सकती है, और इस पर चर्चा जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास जी, रीजनल मार्केट में तमाम अच्छे प्लेयर्स हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी भी उनको फिल्टर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी पोर्टल पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो या तो ठप पड़े हैं या उनमें किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। क्यों कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है जिसमें हम प्रोजेक्ट की सही स्थिति देख पाएं? और दीपक, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जो विकास जी ने कहा है, हर रीजनल मार्केट में कुछ अच्छे प्लेयर हैं।
प्रॉब्लम यह है कि जिनके स्टैंड अलोन एक दो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में नहीं लेते हैं। हमारे लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में लेने के लिए मिनिमम 5 मिलियन स्क्वायर फीट का डिलीवरी जरूरी होता है। तो अगर आप एक या दो प्रोजेक्ट बनाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप किसी ब्रांड रेटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप टॉप प्लेयर नहीं होंगे, आप एक स्टैंड अलोन बुटीक प्लेयर हो सकते हैं। बट अगर आप वॉल्यूम गेम में हैं, और रीजनल मार्केट में जब मैं वॉल्यूम गेम प्लेयर को भी देखता हूं तो मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ जोन चारों जोन में देखने पर फॉर एग्जांपल साउथ में टॉप 10 पिक करना बहुत आसान है क्योंकि वहां पर ब्रांडेड और रेप्यूटेड डेवलपर्स ज्यादा हैं। लेकिन आप ईस्ट इंडिया चले जाइए, आपको 4 या 5 के बाद नाम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जी बोलिए विकास जी, आपसे सवाल था। मैं सहमत हूँ रवि जी आपकी बात से, लेकिन दीपक जी जो आपका क्वेश्चन था स्पेसिफिक कि कोई क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, बेंचमार्क ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने देखा है सब इंडस्ट्रीज में इवॉल्व हुआ है, रियल एस्टेट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये रेटिंग उतना ही सिंपल है जितना कि हम कंपेयर करते हैं कि जब हम जोमेटो पे फूड ऑर्डर करते हैं तो हम रेटिंग देखते हैं, या और प्लेटफॉर्म पे अपने कपड़े ऑर्डर करते हैं या और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो रेटिंग देखते हैं? ये शायद उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, पहला तो रियल एस्टेट इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, दूसरा उसका लाइफ साइकिल काफी बड़ा है। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा आज, उसका कंस्ट्रक्शन में लगेगा 3 साल, 3 साल के बाद प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। मान लीजिए वो प्रोडक्ट डिलीवर तो हो गया, बहुत टाइमली डिलीवर हो गया, लेकिन कस्टमर को 3 साल बाद पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रेटिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आई एम श्योर रवि जी इसमें काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बेंचमार्क होना चाहिए जो कस्टमर को एक ट्रांसपेरेंसी दे सके। हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यही कोशिश करते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन है हम डेवलपर के बारे में ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को बता पाए, जिससे कि वो अपना रिसर्च अच्छे से कर पाए और अपना डिसीजन जो उनके लाइफ टाइम का बिगेस्ट बाय है उसका डिसीजन अच्छे से ले पाए। तो ये बहुत जरूरी है। अभिषेक जी, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स दक्षिण भारत में हैं, ऐसे में साउथ इंडिया का ऐसा क्या इकोसिस्टम है कि साउथ के डेवलपर्स ब्रांडेड डेवलपर्स में लीड कर रहे हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल और बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सिर्फ साउथ में अच्छे और बड़े और ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, वेस्ट में भी हैं और नॉर्थ में भी लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि फोकस जो डिलीवरी पे होता है और क्वालिटी पे और जो प्रोडक्ट पे होता है डेवलपर्स का, वो डेवलपर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहते हैं विद ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में वापस बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कैपिटल आपको चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के कैपिटल नहीं आता है। तो कस्टमर भी आपके पास नहीं आता है, कैपिटल भी आपके पास नहीं आता है, लैंड ओनर भी आपके पास नहीं आता है, और गवर्नमेंट के साथ भी आपको चैलेंजेस होंगे अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे। तो कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक साउथ में ये एक स्ट्रॉन्ग फोकस जो डिलीवरी का है, प्रोडक्ट का है और ट्रांसपेरेंसी का है वो रहा है, और उसकी वजह से मुझे लगता है ज्यादा विजिबिलिटी है। प्लस आई थिंक वॉल्यूम्स काफी हैं साउथ में, स्पेशली आईटी सेक्टर के चलते काफी वॉल्यूम्स हैं साउथ में मल्टीपल मार्केट्स में, और ये डेवलपर्स ऑब्वियसली काफी ग्रो कर रहे हैं बेसिस द वॉल्यूम्स दैट वे। जाहिर है जिस तरह की पारदर्शिता और रियल एस्टेट कल्चर साउथ के डेवलपर्स में देखने को मिलता है, वो अगर देश के दूसरे हिस्से में भी नजर आए तो रियल एस्टेट की तस्वीर कुछ और होगी। हालांकि हर रीजन में तमाम अच्छे डेवलपर्स भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या निराश करने वाले ब्रांड्स की है। बहरहाल बेहतर हो कि रियल्टी ब्रांड्स कंट्रोवर्सी से दूर रहें, कमिटमेंट को पूरा करने पर फोकस रखें। ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोजेक्ट क्वालिटी को लेकर जिन डेवलपर्स ने फोकस रखा उन्हें सेल के साथ प्रीमियम भी मिला। कुछ सोचने वाली बातें हैं कि बड़े बड़े डेवलपर संगठनों में अगर फिल्टर करें तो देश भर में महज 20-25 प्लेयर ही होंगे जिन्हें बेहतर कहा जा सकता है। बड़े स्तर पर अब भी ट्रांसपेरेंसी का मसला बना हुआ है। सबसे बड़ा रोल होम बायर्स को निभाना है कि बिल्डर के साथ अपने अच्छे बुरे अनुभव को नए होम बायर्स के साथ जरूर साझा करें, ताकि रियल्टी सेक्टर में अच्छे साफ सुथरे डेवलपर्स बढ़ें। सरकार को कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी की गारंटी मिले। फिलहाल अभिषेक जी, विकास जी और रवि सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले शो में फिर हाजिर होंगे रियल्टी सेक्टर की कुछ और खबरों के साथ।